नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी का लेक्चर नंबर 16। तो आज के लेक्चर में हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जो कि है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अभी जो टॉपिक है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसको समझने के लिए आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिछला लेक्चर देख के आइए, या आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो एक बार नोट्स रिवाइज कर लीजिए, या कहीं से भी हाइपर कॉन्जुगेशन के कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, तभी ये लेक्चर आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला हेडिंग लगाएंगे जो कि है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन? तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, amount of heat release when 1 mole unsaturated compound, when 1 mole unsaturated compound undergo hydrogenation। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड अंडरगो अ हाइड्रोजनेशन। तो जब आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, या कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड हो। अल्कीन या अल्काइन को हम क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो जब आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड मतलब अल्कीन या अल्काइन हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में जाता है। अब ये हाइड्रोजनेशन क्या होता है? तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन इन अ प्रेजेंस ऑफ निकेल। निकेल यहाँ पे कैटलिस्ट है, वो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा निकेल। जब आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन और अल्काइन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, जब आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन और अल्काइन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? हीट रिलीज होता है। अब क्यों हीट रिलीज होता है ये भी हम समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि जब आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड का हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है, तो इस प्रोसेस में हीट रिलीज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड अंडरगो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है निकल के प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है। इस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है और उसी हीट को हम क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। अब ये हीट क्यों रिलीज होता है? तो ये जो आपका अल्कीन है, अल्काइन है, ये अनस्टेबल होता है। अल्कीन जो अल्काइन होता है, आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। और जो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होता है जो कि अल्केन होता है, अल्केन को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। तो अल्कीन और अल्काइन जो होता है ये आपका अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल कंपाउंड होता है। और जो अल्केन होता है सैचुरेटेड कंपाउंड होता है। अल्केन जो है एक सैचुरेटेड कंपाउंड है तो स्टेबल होता है, और अल्कीन और अल्काइन जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो अनस्टेबल होता है। तो आपने 9th और 10th में जरूर पढ़ा होगा कि यदि कोई भी मॉलिक्यूल अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाता है, अपने अनस्टेबल फॉर्म से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है? हीट रिलीज होता है कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के बॉटम पे एक पर्सन खड़ा है, ठीक है, और इस बिल्डिंग के टॉप पे एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, बिल्डिंग के बॉटम पे एक पर्सन खड़ा है और बिल्डिंग के टॉप पे एक पर्सन खड़ा है। दोनों में से कौन स्टेबल होगा, कौन अनस्टेबल होगा? तो आपको भी पता है ये स्टेबल होगा और ये अनस्टेबल होगा, है कि नहीं? ये स्टेबल होगा और ये अनस्टेबल होगा। अब मैं पूछूं कि दोनों में से किसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी या इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे।
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। दो टाइप की एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों रुके हुए हैं, दोनों के पास वेलोसिटी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगा नहीं, हाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा। देखो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा, क्योंकि इसके पास हाइट नहीं है। यदि हम इसी को ओरिजिन मान ले, तो इसके पास कोई भी हाइट नहीं है, ये तो बिल्डिंग के बॉटम पे ही खड़ा है। तो यदि हाइट जीरो है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, इसका पोटेंशियल जीरो है। पर ये जो पर्सन है बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा है, बिल्डिंग की कुछ ना कुछ हाइट होगी, जिसका इस पर्सन का भी कुछ ना कुछ हाइट है, ओरिजिन से इसका कुछ ना कुछ हाइट है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इसके पास इसका एनर्जी ज़्यादा है और इसका एनर्जी कम है, बोल सकते हैं, बताइए। इसका एनर्जी ज़्यादा है और इसका एनर्जी क्या है, कम है। तो जो अनस्टेबल फॉर्म है उसका एनर्जी ज़्यादा है और स्टेबल फॉर्म का एनर्जी कम है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। ये जो आपका अल्कीन है, ये अल्कीन है ना, इसका नाम प्रोपीन है, ये अनस्टेबल है। यदि ये अनस्टेबल है तो इसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। यदि मैं इसके एनर्जी को ER बोल दूँ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और इसके एनर्जी को मैं EP बोल दूँ, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो क्योंकि रिएक्टेंट अनस्टेबल है और प्रोडक्ट जो है स्टेबल है, तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी फ्रेंड, वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी। रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी वो प्रोडक्ट से ज़्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टेंट अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल फॉर्म की एनर्जी ज़्यादा होती है और स्टेबल फॉर्म की एनर्जी जो होती है वो कम होती है। स्टेबल फॉर्म की जो एनर्जी होती है वो कम होती है। ठीक है, इतना समझ में आया, बताइए। अब यदि ये पर्सन स्टेबल बनना चाहता है, अभी ये कैसा है, अनस्टेबल है। यदि ये स्टेबल बनना चाहता है तो इसे क्या करना पड़ेगा, उसे बिल्डिंग से उतर के नीचे आना पड़ेगा। यदि बिल्डिंग से उतर के नीचे आ जाए, ग्राउंड पर आ जाए, तो स्टेबल हो जाएगा। अब इसके लिए ये क्या कर सकता है, इसे अपनी एनर्जी लूज करना पड़ेगा। जैसे बिल्डिंग से चल के नीचे आ जाएगा तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो खत्म हो जाएगा, ग्राउंड पर तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो यदि अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है तो एनर्जी के टर्म में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसकी एनर्जी इसको क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। बोल सकते नहीं बोल सकते, बताइए। यदि अनस्टेबल से स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है तो एनर्जी की भाषा में हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसे अपनी एनर्जी लूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। यदि आपका ये अनस्टेबल कंपाउंड, अल्कीन अनस्टेबल होता है और अल्कीन स्टेबल होता है, तो प्रोपीन अनस्टेबल है और प्रोपीन कैसा होगा, स्टेबल होगा। यदि प्रोपीन प्रोपेन में कन्वर्ट होना चाहता है, यदि ये प्रोपीन प्रोपेन में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसे प्रोपीन को क्या करना पड़ेगा, अपने एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। प्रोपीन में क्या करना पड़ेगा, अपना एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। और जब प्रोपीन प्रोपेन में कन्वर्ट होगा, इस पोजिशन में उसको एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा। जो एनर्जी रिलीज हुआ उसी को हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, उसी को हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। समझ में आया। जब भी अनस्टेबल फॉर्म स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड, एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी क्यों रिलीज होता है, क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म की एनर्जी ज़्यादा होता है और स्टेबल फॉर्म की जो एनर्जी होता है कम होता है। यदि अनस्टेबल फॉर्म स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसे अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी या रिलीज करनी पड़ेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, तो डेल्टा H होता है हीट ऑफ प्रोडक्ट या एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और इस केस में डेल्टा H जो आएगा फ्रेंड, डेल्टा H जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, है कि नहीं। डेल्टा H नेगेटिव आएगा क्योंकि जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है और ये कम है, तो इसके साथ नेगेटिव लगा है। जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है, छोटा नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। डेल्टा H नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यही है कि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुआ है, इस रिएक्शन में हीट रिलीज हुआ है। यदि डेल्टा H पॉजिटिव आता तो इसका मतलब क्या है कि इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हुआ है। तो डेल्टा यदि इस रिएक्शन का नेगेटिव आ रहा है, इसका यही मतलब है कि इस रिएक्शन में क्या हुआ है, हीट रिलीज हुआ है। ठीक है, चलिए समझ में आया, बताइए। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पे अल्कीन है तो आप अल्काइन भी लिख सकते हैं, पर अल्काइन भी यदि अल्कीन में कन्वर्ट होगा या आपका अल्काइन अल्केन में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस में भी क्या होगा, हीट रिलीज होगा और उसको भी हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड अंडरगो हाइड्रोजनेशन। ठीक है, समझ आया, बताइए। चलिए अब इसको हम समझते हैं एनर्जी टाइम ग्राफ। चलिए समझ में आया आपको। चलिए
देखो एनर्जी टाइम ग्राफ में किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा होगी या प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा होगी। अभी जो मैंने एक रिएक्शन लिखा था उसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की। जो अनस्टेबल है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और जो स्टेबल है उसकी एनर्जी कम होगी। तो रिएक्टेंट की जो एनर्जी होगी फ्रेंड वो ज़्यादा होगी। तो इस डॉट को आप रिएक्टेंट समझे तो जो इतनी एनर्जी है यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी एनर्जी जो है ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की एनर्जी है। अब प्रोडक्ट स्टेबल है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। तो इस डॉट को यदि आप प्रोडक्ट समझे तो वह है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की इतनी एनर्जी है, प्रोडक्ट की बस इतनी एनर्जी है और रिएक्टेंट की यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी एनर्जी है। समझ में आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिएक्टेंट की एनर्जी है और यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोडक्ट की एनर्जी है। अब यदि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है, यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इतना एनर्जी लूज करना पड़ेगा, है कि नहीं। यदि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है तो उसे इतना एनर्जी लूज करना पड़ेगा और इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। और डेल्टा एच क्या है आपका, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो जब आपका रिएक्टेंट इतनी एनर्जी लूज कर देगा तब आपका रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका रिएक्टेंट जो है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और इस प्रोसेस में जो हीट निकले उसी को हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जो कि होता है EP माइनस ER, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, चलिए समझ में आया, बताइए। एनर्जी टाइम ग्राफ से भी आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब समझ में आया, समझा है ना। अभी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है फ्रेंड, इसका आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिल सकता है वैल्यू वाला, कि मतलब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की एनर्जी दे देगा और रिएक्टेंट की एनर्जी दे देगा, बोलेगा बताइए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होता है वो हम थर्मोडायनेमिक्स में सॉल्व करते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स नाम का आपका चैप्टर है, क्लास 11th का 7वां चैप्टर है। उसमें हम क्या करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के जो वैल्यू वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको प्रोडक्ट का हीट दिया रहेगा, रिएक्टेंट का हीट दिया रहेगा और उसमें आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में क्या पढ़ना है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में हमको क्या करना है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना है। जो दो मॉलिक्यूल आपको दिया गया है, किसके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा, किसके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो कंपैरिजन वाले क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, चलिए। तो कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलिए, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है आपका फ्रेंड, जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इसका क्या मतलब है कि जिस कंपाउंड में ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, जिस कंपाउंड में ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। जिस कंपाउंड में ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। ये ए है और ये बी है। यदि इसमें आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर पूछे तो किसका ज़्यादा हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 तो यही कहता है कि जिस कंपाउंड के पास ज़्यादा पाई बॉन्ड है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा।
इसके पास इस कंपाउंड में 1 और 2, ये दो एटम के बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो एक ही सिग्मा होता है, बाकी जितना होता है वो सब पाई होता है। इन दो एटम के बीच में 2 बॉन्ड है तो इसमें एक ही सिग्मा होगा, 1 पाई होगा। इन दो एटम के बीच में 2 सिग्मा है तो 1 पाई होगा। तो इस कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड है और इसमें 1 पाई बॉन्ड है, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, तो हम ऐसा बोल देंगे कि ए का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो ज़्यादा होगा बी से। तो ए का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो ज़्यादा होगा बी से। समझ में आया? अब ऐसा क्यों होता है? तो देखो, जब भी आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस में हीट निकलता है। अब हीट क्यों निकलता है? क्योंकि पाई बॉन्ड टूटता है। जब आपका पाई बॉन्ड टूटेगा तभी तो आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होगा ना। पाई बॉन्ड के कारण ही तो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होता है। चाहे आप देखिए अल्कीन को, चाहे आप देखिए अल्काइन को, दोनों के पास पाई बॉन्ड है जिसके कारण वो अनसैचुरेटेड है, जबकि अल्कीन के पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, इसलिए वो सैचुरेटेड कंपाउंड है। तो पाई बॉन्ड के कारण ही आपका कंपाउंड जो होता है वो अनसैचुरेटेड होता है। तो पाई बॉन्ड के टूटने से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड होगा उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और जितना कम पाई बॉन्ड होगा उतना कम एनर्जी रिलीज होगा, है कि नहीं? तो इसमें यदि ज्यादा पाई बॉन्ड है तो इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, और इसमें कम पाई बॉन्ड है इसलिए कम एनर्जी रिलीज होगा। इसलिए हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। समझ में आया? चलिए बताइए। इन दोनों में आप बताइए किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा और किसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है, तो ए का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो ज्यादा हो जाएगा बी से। ए का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो ज्यादा हो जाएगा बी से। ठीक है, समझ में आया? बताइए। तो रूल नंबर 1 यही कहता है जो आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। जिस कंपाउंड में ज्यादा पाई बॉन्ड है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। अरे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पाई बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज होता है। पाई बॉन्ड के टूटने से आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो जितना ज्यादा पाई बॉन्ड टूटेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। जितना ज्यादा पाई बॉन्ड टूटेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, चलिए बताइए, समझ में आया? अब कभी कभी क्या होता है, रूल नंबर 1 फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब क्या है कि आपको 2 कंपाउंड मिले हैं जिसमें पाई बॉन्ड का नंबर सेम है, दोनों कंपाउंड में पाई बॉन्ड का नंबर सेम है। तो उस केस में जो आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और अल्काइन के। ठीक है, तो जब पाई बॉन्ड का नंबर, हाँ, रूल नंबर 2 लगाने के लिए पहले रूल नंबर 1 फेल होना चाहिए। ठीक है ना, रूल नंबर 1 से जाएंगे और जब आंसर नहीं आए तब हम रूल नंबर 2 लगाएंगे, जो कि कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जैसे देखिए, इन दोनों में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताइए। तो देखो, दोनों में पाई बॉन्ड का नंबर सेम है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है और इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। तो पहले तो हम रूल नंबर 1 लगाएंगे जो कि कहता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है और यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है। तो अब रूल नंबर 1 फेल हो चुका है, तब हम रूल नंबर 2 पे जाएंगे जो कि कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब जो भी आपके अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा उसका उल्टा आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा। मतलब स्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। स्टेबल अल्कीन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि स्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम और अनस्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा। तो इन दोनों में पहले हमें अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन से।
देखो ये है आपका अल्फा कार्बन, ये है आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन। अल्कीन से जुड़ा हुआ पहला sp3 कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो इस अल्फा कार्बन ने एक बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास 3 अल्फा एच है। ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास भी 3 अल्फा एच है। ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास भी 3 अल्फा एच है। तो इसके पास तो 9 अल्फा एच है। यहाँ पे बताइए, तो ये है अल्कीन, तो अल्कीन जुड़ने वाला पहला sp3 कार्बन, और ये भी अल्कीन जुड़ने वाला पहला sp3 कार्बन। तो ये आपका अल्फा कार्बन और ये आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ने एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच होगा। ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, सॉरी हाँ एक बॉन्ड बना के रखा है, तो 3 अल्फा एच होगा। और यहाँ पे 3 बॉन्ड बना के रखा है, यहाँ पे 1 अल्फा एच होगा। तो यहाँ पे 9 अल्फा एच है और यहाँ पे 4 अल्फा एच है। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा एच के। जहाँ पे ज़्यादा अल्फा एच वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का यदि ऑर्डर निकालेंगे, तो ए में ज़्यादा, ए वाला अल्कीन जो है ज़्यादा स्टेबल होगा बी वाले से। ये किसका ऑर्डर हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर होगा इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल अल्कीन का जो होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। स्टेबल अल्कीन का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है वो कम होता है, और अनस्टेबल अल्कीन का ज़्यादा होता है। इन दोनों में से कौन स्टेबल है? ये, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। स्टेबल को, अनस्टेबल कौन है? बी, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा। जो भी आपका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर आया है उसका उल्टा आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। समझ में आया? बताइए। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम क्यों आ रहा है और अनस्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा क्यों आ रहा है। चलिए भाई बिल्डिंग वाला एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे 3 पर्सन है। एक पर्सन बिल्डिंग के बॉटम पे खड़ा है, एक पर्सन जो है बिल्डिंग के बीच वाले फ्लोर पे खड़ा है। 2 फ्लोर है तो पहले फ्लोर पे खड़ा है, और एक पर्सन जो है वो सेकंड फ्लोर पे खड़ा है। सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही होगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर आएगा। और ये दोनों अनस्टेबल हो गए, ये दोनों अनस्टेबल हो गए ना। देखो ये तो स्टेबल है, ये दोनों अनस्टेबल है, पर इन दोनों में यदि हम बात करें फ्रेंड, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है और ये थोड़ा कम अनस्टेबल है। दोनों अनस्टेबल है, पर इन दोनों की यदि हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालें तो ये थोड़ा इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम इसको बोल देते हैं स्टेबल अल्कीन, स्टेबल अल्कीन। स्टेबल अल्कीन, इसको हम अल्केन बोल देते हैं। और इसको बोल देते हैं अनस्टेबल अल्कीन, अनस्टेबल अल्कीन। तो देखो अल्केन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, अल्कीन तो अनस्टेबल ही होता है। देखो ये भी अल्कीन अनस्टेबल है, ये भी अल्कीन अनस्टेबल है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? अल्केन। पर ये जो अल्कीन है ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, ये जो अल्कीन है इससे ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं। अब यदि ये स्टेबल बनना चाहता है, ये स्टेबल बनना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? इतनी एनर्जी लूज करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी लूज करना पड़ेगा। यही होगा ना, यदि ये स्टेबल बनना चाहता है तो उसे इतनी एनर्जी लूज करना पड़ेगा। देखो अब ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल क्यों है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा फ्रेंड, है कि नहीं। इसके पास जो एनर्जी होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा इसके पास ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाइट इसी के पास है। इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होगा पर इससे कम, इसलिए स्टेबिलिटी में, और इसके पास पोटेंशियल सबसे कम होगा, इसलिए जो इसकी स्टेबिलिटी होगी इससे तो कम होगी, इसकी जो स्टेबिलिटी होगी इससे कम तो होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी पर इससे ज़्यादा होगी, और इसकी जो स्टेबिलिटी होगी फ्रेंड वो सबसे कम होगी, है कि नहीं। इसकी जो स्टेबिलिटी होगी सबसे कम होगी क्योंकि इसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है, और इसके पास एनर्जी सबसे कम है तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। अब ये यदि ये स्टेबल अल्कीन यदि अल्केन बनना चाहता है, यदि ये स्टेबल अल्कीन बनना चाहता है तो उसे इतना एनर्जी लूज करना पड़ेगा, तो इतना एनर्जी लूज करना पड़ेगा।
और यदि अनस्टेबल अल्कीन अल्केन बनना चाहता है, यदि ये अनस्टेबल अल्कीन अल्केन बनना चाहता है तो उसे इतना एनर्जी लूज करना पड़ेगा। तो किस प्रोसेस में, दोनों में से कौन से प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी निकलेगा? जब आपका अनस्टेबल अल्कीन अल्केन बनेगा, सॉरी स्टेबल अल्कीन जब आपका अल्केन बनेगा या अनस्टेबल अल्कीन अल्कीन बनेगा, इन दोनों में से कहाँ पे ज़्यादा एनर्जी निकलेगा बताइए? यहाँ पे देखो ना, इतना एनर्जी निकल रहा है क्योंकि अनस्टेबल फॉर्म का एनर्जी भी ज़्यादा होता है। तो जब अनस्टेबल फॉर्म स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ज़्यादा एनर्जी भी निकलेगा। स्टेबल फॉर्म की एनर्जी कम होती है, तो स्टेबल फॉर्म जब आपका अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो उस प्रोसेस में एनर्जी भी कम निकलेगा। समझ में आया? तो देखो, तो इस प्रोसेस में ज़्यादा एनर्जी निकलेगा और इसमें कम, इसलिए हमने लिखा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। जो स्टेबल अल्कीन है उस केस में कम हीट निकलता है और जो आपका अनस्टेबल अल्कीन होता है उस केस में ज़्यादा हीट निकलता है। समझ में आया? जो आपका अनस्टेबल अल्कीन होता है उस केस में ज़्यादा हीट निकलता है, जो आपका स्टेबल अल्कीन होता है उस केस में कम हीट निकलता है। क्योंकि स्टेबल अल्कीन स्टेबल है तो उसके पास एनर्जी भी कम है। स्टेबल अल्कीन, यदि इन दोनों की बात करें तो स्टेबल है इसलिए उसके पास एनर्जी कम है तो एनर्जी भी कम निकलेगा, और अनस्टेबल जो है वो अनस्टेबल है क्योंकि उसका एनर्जी ज़्यादा है, तो यदि वो स्टेबल बनेगा तो एनर्जी भी ज़्यादा निकलेगा। समझ में? इसलिए हमने लिखा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है ये क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन की। जो अल्कीन स्टेबल है उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है, और जो अल्कीन अनस्टेबल है उस केस में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ में? चलिए, चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे, पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे जो कि कहता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, सॉरी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो जिस कंपाउंड में ज़्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा। पर जब आपका रूल नंबर 1 फेल हो जाए, मतलब दोनों कंपाउंड में पाई बॉन्ड का नंबर सेम हो जाए, तब आपको रूल नंबर 2 लगाना है जो ये कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या अल्काइन। अल्काइन के लिए भी यही रूल, दोनों रूल फॉलो करना है। ठीक है, चलिए अब वीडियो पॉज करके ट्राई करेंगे, ऑर्डर बताएंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। चलिए बताइए। तभी तक आपने वीडियो पॉजिटिव ट्राई कर लिया होगा। तो पहला जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, पर इसमें और इसमें दोनों में पाई बॉन्ड का नंबर सेम है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है और इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। तब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे जो कि कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के। तो हमें पहले अल्कीन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो देखो, ये रहा अल्कीन, ये है आपका अल्फा एच, ये है आपका अल्फा एच, सॉरी अल्फा कार्बन, और ये आपका अल्फा कार्बन। ये आपका अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन ने एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच है। यहाँ पे भी अल्फा कार्बन एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच है। यहाँ पे भी अल्फा कार्बन एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच है। समझ में? ये रहा आपका अल्कीन और ये रहा आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन 3 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास एक अल्फा एच होगा, इसके पास एक अल्फा एच होगा। तो किस केस में ज़्यादा अल्फा एच है? इस केस में तो जिस अल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा एच होता है उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का जो ऑर्डर होगा उसमें ए आगे आ जाएगा बी से। ये हुआ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर। पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर होगा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। बी का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा ए से, क्योंकि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा होता है? अनस्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है, स्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। यदि ये स्टेबल अल्कीन है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, और ये अनस्टेबल अल्कीन है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे जो कि कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड।
पर इसमें इसमें दोनों में पाई बॉन्ड का नंबर सेम है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 फेल हो चुका है, तब हम रूल नंबर 2 लगाएंगे जो कि कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तेरा अल्कीन, तो अल्कीन जो वाला पहला sp3 कार्बन, ये रहा पहला sp3 कार्बन, तो ये है आपका अल्फा कार्बन और ये आपका अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन 2 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 2 अल्फा H होगा। ये भी 2 बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास भी 2 अल्फा H होगा। ठीक है, समझ में आया? बताइए। देखो ये रहा अल्कीन, तो अल्कीन से जुड़ने वाला ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन 2 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 2 अल्फा H होगा। ये भी 2 बॉन्ड बना के रखा है, इसीलिए इसके पास 2 अल्फा H होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 अल्फा H है, यहाँ पे भी 4 अल्फा H। कुछ गलत हो गया है क्या? यहाँ पे एक ही अल्फा H है, ठीक है ना। देखो ये जो अल्फा कार्बन है 3 बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास एक ही अल्फा H होगा, और यहाँ पे 4 अल्फा H है, तो यहाँ पे 3 अल्फा H है। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में जो है ये आगे आ जाएगा B से। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन में जो होगा एक ए वाले अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी B से। ये किसका ऑर्डर हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अनस्टेबल अल्कीन का ज़्यादा होता है, स्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। ठीक है, चलिए समझ में आया? समझ में आया ना फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बताइए। तभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। तो दोनों में सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, इसमें भी दो पाई बॉन्ड है और इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। रूल नंबर 1 फेल हो चुका है, तब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे जो कि कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। दोनों में से कौन सा अल्कीन ज़्यादा, पहले हमें अल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, इस अल्कीन के पास अल्फा H है और यहाँ देखो इस अल्कीन के पास भी अल्फा H है, और हाइपर कॉन्जुगेशन से ऊपर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल। क्या यहाँ पे रेजोनेंस की कंडीशन है? नहीं, डबल सिंगल सिंगल। अब मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि जब रेजोनेंस आ जाएगा तो रेजोनेंस वाला अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन वाले अल्कीन से, क्योंकि रेजोनेंस जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो इस केस में जो होगा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के ऑर्डर में ए आगे होगा बी से, ये आगे होगा बी से, क्योंकि ए में जो है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ए में जो है फ्रेंड आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और बी में जो है आपका ए में आपका रेजोनेंस हो रहा है। ए में आपका रेजोनेंस हो रहा है और बी में जो है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, और रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल होता है, इसलिए ए वाले अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी बी से। ये किसका ऑर्डर हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का। अब इसका उल्टा हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज़्यादा होता है? अनस्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है,
और स्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। ठीक है, यहाँ पे बताइए, ये रहा आपका अल्कीन, देखो दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के, दोनों में एक एक पाई बॉन्ड है। रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। फिर हम रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो कि कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन के स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। तो ये रहा आपका अल्कीन, तो ये रहा आपका अल्फा कार्बन, ये रहा आपका अल्फा कार्बन, ये रहा आपका अल्फा कार्बन और ये रहा आपका अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन दो बॉन्ड बना के रखा है, इसके पास 2 अल्फा एच होगा। ये भी 2 बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास भी 2 अल्फा एच होगा। ये भी 2 बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास भी 2 अल्फा एच होगा। ये भी 2 बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास भी 2 अल्फा एच होगा। तो इस अल्कीन के पास 8 अल्फा एच है। यहाँ पे बताइए, 13 अल्कीन, तो अल्कीन से जुड़ने वाले ये sp3 कार्बन जो कि अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन 2 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 2 अल्फा एच होगा। और ये अल्फा कार्बन 3 बॉन्ड बना के रखा है, मतलब इसके पास 1 अल्फा एच होगा। तो यहाँ पे अल्कीन के पास 8 अल्फा एच है और यहाँ पे 3 अल्फा एच है, और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्फा एच के। तो यहाँ पे ज़्यादा अल्फा एच है, इसलिए ए वाले अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी बी वाले अल्कीन से। ठीक है, ए वाले अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी बी वाले अल्कीन से। एक इसका ऑर्डर आया, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर आया, और इसका उल्टा हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो अनस्टेबल अल्कीन का ज़्यादा होगा और स्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया, बताइए फ्रेंड। चलिए, इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर बताइए। सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर तो निकालना ही पड़ेगा आपको, फिर आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, दोनों का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताइए। अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है फ्रेंड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। तो यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, तो रूल नंबर 1 तो फेल हो चुका है। फिर हम रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो ये कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, और अल्कीन की स्टेबिलिटी किससे डिसाइड करते हैं? अल्फा एच से। तो यह है अल्फा कार्बन, जहाँ पे 3 अल्फा एच होगा, क्योंकि ये अल्फा कार्बन एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच होगा। ये अल्फा कार्बन 3 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 1 अल्फा एच होगा। यहाँ पे बताइए, 13 अल्कीन, ये रहा आपका अल्फा कार्बन एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच होगा। ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास भी 3 अल्फा एच होगा। और ये भी आपका अल्फा कार्बन है, ये भी आपका अल्फा कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन भी एक बॉन्ड बना के रखा है, इसके पास 3 अल्फा एच होगा। ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास भी 3 अल्फा एच होगा। तो इस अल्कीन के पास 12 अल्फा एच है और इसके पास 4 अल्फा एच है, और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा एच का। तो हम बोल देंगे बी वाले अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी ए से। ये हुआ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर, और इसका उल्टा हो जाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए का ज़्यादा हो जाएगा बी से। अनस्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ
हाइड्रोजनेशन ज़्यादा और स्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे भी पहले हम रूल नंबर 1 लगाएंगे, जो ये कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड है, रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। फिर रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो ये कहता है स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो अल्कीन के स्टेबिलिटी के लिए हमें अल्फा एच निकालना पड़ेगा। तो ये है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो इसके पास भी 3 अल्फा एच है और इसके पास भी 3 अल्फा एच है, इसके पास भी 3 अल्फा एच है। यहाँ पे बताइए, तो ये आपका अल्फा कार्बन, तो इसने एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच है। ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच है, इसके पास 3 अल्फा एच है। तो इस अल्कीन के पास भी 6 अल्फा एच है और इस अल्कीन के पास भी 6 अल्फा एच है। तो अल्फा एच से तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अल्फा एच यही कहता है ना कि जिस अल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा एच होगा उसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन यही कहता है, और दोनों के पास सिर्फ अल्फा एच है, तो अल्फा एच से आंसर नहीं दे पाएंगे। पर याद हो तो ये क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में भी किया था। ये अल्कीन का ट्रांस फॉर्म है और ये अल्कीन का सिस फॉर्म है कि नहीं। जहाँ पे ट्रांस फॉर्म में 2 ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं, वहीं पे सिस में 2 सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं। तो यहाँ पे 2 सेम ग्रुप अपोजिट साइड है और यहाँ पे 2 सेम ग्रुप सेम साइड है। तो सेम साइड होने के कारण 2 सेम ग्रुप में डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन ज़्यादा है, और अपोजिट साइड है तो यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, और डिस्टेंस यदि ज़्यादा है तो रिपल्सन कम है। तो यहाँ पे रिपल्सन कम है और यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा है, तो जहाँ पे रिपल्सन कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का जो ऑर्डर आएगा वो ए वाला अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा बी वाले अल्कीन से। ये किसका ऑर्डर आया? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का। और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो ऑर्डर होगा इसका उल्टा हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो बी का ज़्यादा होगा ए से, क्योंकि अनस्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होता है, स्टेबल अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होता है। ठीक है, समझ में आया? चलिए बताइए, इन दोनों में स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताइए। तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो देखो यहाँ पे पहले हम रूल नंबर 1 लगाएंगे, जो ये कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो ए का ज़्यादा हो जाएगा बी से, क्योंकि पाई बॉन्ड का नंबर ज़्यादा है कि नहीं। इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, इसके पास 2 ही पाई बॉन्ड है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा इससे। पर ऐसा नहीं होता है फ्रेंड, बल्कि इसका जो ऑर्डर आता है उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बी का ज़्यादा होता है ए से, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा इससे। अब यहाँ पे रूल फेल क्यों हो गया? रूल नंबर 1 से तो आंसर आ रहा था। रूल नंबर 1 तो यही कहता है कि जिसके पास ज़्यादा पाई बॉन्ड है उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो इसके पास 3 पाई बॉन्ड है, इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होना चाहिए। पर यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं हुआ फ्रेंड, क्योंकि ये जो कंपाउंड है बेंजीन, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमने पढ़ा था एरोमेटिसिटी में। तो यदि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो यदि ये अल्कीन में कन्वर्ट होता है, तो स्टेबल चीज़ जब आपका सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होता है उससे तो कम एनर्जी निकलता है
है कि नहीं। स्टेबल फॉर्म से कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलता है और अनस्टेबल फॉर्म से ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकलता है। तो ये स्टेबल है इसलिए इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। पर पहले तो हम रूल नंबर 1 लगाते हैं ना, मैंने अभी भी लिखाया था आपको कि पहले तो हमें रूल नंबर 1 फॉलो करना है कि पहले तो हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए पाई बॉन्ड देखना है, फिर स्टेबिलिटी को देखना है। तो यहाँ पे वो नियम क्यों टूट गया, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपको पहले रूल नंबर 2 लगाना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। सबके लिए नहीं, जब भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड दिखे, और मैंने आपको बताया कि कैसे पहचानना आपको एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। तो जब भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड दिखे तो एरोमेटिक कंपाउंड की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए आपको पहले रूल नंबर 2 लगाना है। या आप सीधे भाषा में समझ लीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा। यदि आपके पास 3-4 कंपाउंड है जिसमें एक कंपाउंड एरोमेटिक है तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम होगा, क्योंकि ये स्टेबल है तो उससे बहुत कम हीट निकलेगा। तो ये एरोमेटिक है इसलिए इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो गया। ठीक है, समझ में। बस एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपको बस याद रखना है कि यहाँ पे रूल नंबर 1 नहीं, पहले रूल नंबर 2 फॉलो करना है, सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। बाकी जितने भी कंपाउंड है सबके लिए वही नियम लगेगा, सिर्फ एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे रूल नंबर 2 को पहले फॉलो करना है। एरोमेटिक कंपाउंड की जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा सबसे कम होगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे बताइए, यदि हमने जो नियम लिखा है उसके हिसाब से लिखे इसका ऑर्डर, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के। तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद इसका नंबर आएगा क्योंकि इसके पास 2 पाई बॉन्ड है, इसके बाद सी आएगा क्योंकि इसके पास एक ही पाई बॉन्ड है। जो हमने अभी रूल लिखा था उसके हिसाब से तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये। पर यहाँ पे जो ए है ये सबसे पीछे चले जाएगा। बाकी दोनों का ऑर्डर, बी और सी का ऑर्डर सेम रहेगा, पर ए जो है आपका सबसे पीछे ले जाएगा क्योंकि ए जो है आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए पहले आपको रूल नंबर 2 लगाना है, जो ये कहता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड था और ये दोनों नॉन एरोमेटिक था, तो इसका हम वही रूल लगाएंगे जो हमने लिखा है। पहले रूल नंबर 1 से जाएंगे और फिर रूल नंबर 2 से जाएंगे। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जिस कंपाउंड के पास ज़्यादा पाई बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जिसके पास 2 पाई बॉन्ड है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा होगा, इसके पास 1 पाई बॉन्ड है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज़्यादा है। पर ये कंपाउंड क्या था, एरोमेटिक है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, तो इसके लिए पहले हम रूल नंबर 2 लगाएंगे। या आप जब भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड मिले तो उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑर्डर में सबसे पीछे रख देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है तो उससे बहुत कम ही हीट निकलता है। ठीक है, बस मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरा तरीका याद रखिए, जब भी आपको एरोमेटिक कंपाउंड दिखे उसका हीट ऑफ हाइड्रोजन ऑर्डर में सबसे पीछे कर दीजिए। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के लिए आपको पाई बॉन्ड नहीं देखना है, आपको स्टेबिलिटी देखना है। रूल नंबर 2 से जाना है। बाकी सबके लिए चाहे कोई भी कंपाउंड क्यों ना हो उसके लिए आपको वही रूल लगाना है, बस एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। पहले पाई बॉन्ड काउंट करना है और फिर आपको स्टेबिलिटी देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नया टॉपिक, जो कि है हीट ऑफ कंबर्शन। हीट ऑफ कंबर्शन। तो क्या है हीट ऑफ कंबर्शन? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when one mole hydrocarbon undergo combustion। तो जब हाइड्रोकार्बन
कंबर्सन के प्रोसेस में जाता है, जब आपका हाइड्रोकार्बन कंबर्सन के प्रोसेस में जाता है, कंबर्सन का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो जब आपका हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, जब आपका हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबर्शन। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल हाइड्रोकार्बन अंडरगो अ कंबर्शन। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल हाइड्रोकार्बन अंडरगो अ कंबर्शन। देखिए CXHY ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब यहाँ पे कार्बन का नंबर कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन का नंबर कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, जब इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा, जब हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा, और इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट रिवॉल्व होगा। यहाँ पे डेल्टा H कैसा होगा, नेगेटिव। डेल्टा H नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, हीट इवॉल्व हो रहा है। और जो हीट इवॉल्व हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ कंबर्शन। अब जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है कि नहीं। देखो यहाँ पे X कार्बन है और यहाँ पे कार्बन बैलेंस नहीं है। यदि आप इसको बैलेंस करेंगे तो X प्लस वाई बाई 4 X y बाई 2, तो ये हुआ इस इक्वेशन का बैलेंस फॉर्म। तो जब आपका हाइड्रोकार्बन कंबर्सन के प्रोसेस में जाता है, जब आपका हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। CO2 बनता है, H2O बनता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। तो जो हीट इवॉल्व हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ कंबर्शन। तो यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबर्शन। अभी जो हीट ऑफ कंबर्शन है इसका आपको वैल्यू भी पूछ सकता है कि बताइए इस रिएक्शन का हीट ऑफ कंबर्शन कितना होगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होता है फ्रेंड, हम कहाँ करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में हम वैल्यू वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें हीट ऑफ कंबर्शन का वैल्यू निकालना होगा। इसमें CO2 का आपको हीट दिया रहेगा, H2 का हीट दिया रहेगा, ऑक्सीजन, और यहाँ पे हाइड्रोकार्बन का। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम कहाँ पे करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स में। यहाँ पे हमें क्या करना है, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हीट ऑफ कंबर्शन को कंपेयर करना है कि किस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा है और किस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ कंबर्शन कम है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया हीट ऑफ कंबर्शन ना। तो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल हाइड्रोकार्बन, व्हेन 1 मोल हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में तीनों आएंगे, अल्केन भी आएगा, अल्कीन भी आएगा और अल्काइन भी आएगा। तीनों हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्काइन भी हाइड्रोकार्बन होता है, अल्केन भी हाइड्रोकार्बन होता है, और अल्कीन भी हाइड्रोकार्बन होता है। तो जब ये हाइड्रोकार्बन कंबर्सन के प्रोसेस में जाता है, जब इस हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है, हीट रिलीज होता है रिएक्शन में से, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबर्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ कंबर्शन। अब हम कंपेयर करेंगे हीट ऑफ कंबर्शन को। कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ कंबर्शन, कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ कंबर्शन। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ हीट ऑफ कंबर्शन। इसमें आपको सबसे पहली बात ये याद रखना है कि जो आपका हीट ऑफ कंबर्शन है, हीट ऑफ कंबर्शन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मतलब जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा कार्बन एटम है, जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा कार्बन एटम है, उसका हीट ऑफ कंबर्शन कितना होगा, ज़्यादा होगा, उसका हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा होगा। रूल नंबर 1 ये कहता है कि जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसका हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा होगा। जैसे देखिए
यदि इन तीनों आपको क्या करना है, हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर बताना है। तो हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा कार्बन एटम है उसका हीट ऑफ कंबर्शन ज्यादा होगा। इस मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम है, इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो इसमें ज्यादा है तो सबसे आगे सी आ जाएगा, फिर आपका बी होगा और फिर आपका ए होगा। तो हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा कार्बन एटम उसका हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा, और जिस मॉलिक्यूल में कम कार्बन एटम उसका हीट ऑफ कंबर्शन कम। पता ही, समझ में आया? चलिए इसमें बताइए, हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर बताइए, किसमें ज़्यादा होगा? देखो इसमें 3 कार्बन एटम है, इसमें 4 कार्बन एटम है, इसमें 5 कार्बन एटम है और इसमें 6 कार्बन एटम है। और हीट ऑफ कंबर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के। इसके पास ज़्यादा है तो डी में हीट ऑफ कंबर्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर सी, फिर आपका बी और फिर ए। समझ में आया? तो हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जहाँ पे कार्बन एटम ज़्यादा है, रूल नंबर 1 यही है कि जो जहाँ पे कार्बन एटम ज़्यादा है उसका हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा, और जहाँ पे कार्बन एटम कम है वहाँ पे हीट ऑफ कंबर्शन कम। ठीक है, समझ में आया इतना? बताइए। अब कभी कभी क्या होता है, रूल नंबर 1 फेल हो जाता है। फेल होने का मतलब क्या है कि जो जिन मॉलिक्यूल के बीच में आपको हीट ऑफ कंबर्शन कंपेयर करना है उन सारे मॉलिक्यूल में कार्बन का नंबर सेम है। उन सारे मॉलिक्यूल में कार्बन का नंबर जो है, कार्बन एटम का जो नंबर है वो कैसा है, सेम है। तो उस केस में आपको रूल नंबर 2 लगाना है। रूल नंबर 1 फेल हो जाएगा तब आपको रूल नंबर 2 इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि हीट ऑफ कंबर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब क्या है कि जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उसका हीट ऑफ कंबर्शन कम होगा। जो स्टेबल मॉलिक्यूल है उसका हीट ऑफ कंबर्शन क्या होगा फ्रेंड, कम होगा। और जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है उसका हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कि जो अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है तो उससे हीट भी ज़्यादा निकलता है, और जो आपका स्टेबल मॉलिक्यूल होता है उसकी एनर्जी कम होती है तो उससे कम हीट निकलता है। तो हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, और ये रूल कब लगाना है, जब आपका रूल नंबर 1 फेल हो जाए। जैसे देखिए तो इन दोनों में आप हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताइए। तो देखो इसमें भी 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन है और इसमें भी 1 2 3 4, तो दोनों में 4 कार्बन एटम है। और रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उसका हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा होगा। तो दोनों में तो 4 कार्बन एटम है, तो रूल नंबर 1 तो यहाँ फेल हो चुका है। फिर हम रूल नंबर 2 से जाएंगे जो कि कहता है हीट ऑफ कंबर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इन दोनों में से जो मॉलिक्यूल स्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबर्शन कम, और जो अनस्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा। तो हमें पहले इन दोनों के स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना पड़ेगा, और जो भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा उसका उल्टा आ जाएगा आपका हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर। ठीक है, तो देखो
ये दोनों अल्कीन है, तो अल्कीन की स्टेबिलिटी तो पहले हम रेजोनेंस से निकालते हैं और फिर हाइपर कॉन्जुगेशन से निकालते हैं। पर यहाँ पे रेजोनेंस की कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ पे भी रेजोनेंस की कोई कंडीशन नहीं है और यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस की कंडीशन नहीं है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं। तो देखो ये है अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन ने एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच है। ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, मतलब इसके पास भी 3 अल्फा एच है। तो इस अल्किन के पास तो 6 अल्फा एच है। यहाँ पे बताइए, तो ये अल्फा कार्बन ये एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच है। ये आपका अल्फा कार्बन ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास भी 3 अल्फा एच है। तो ये दोनों अल्कीन में कितना, ये दोनों अल्कीन में 6 अल्फा एच है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से हम आंसर नहीं बता पाएंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा और कौन कम स्टेबल होगा। पर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है और मैंने बताया था आपको, देखो ये अल्कीन का कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है, और ये अल्कीन का सिस फॉर्म है। तो मैंने आपको बताया था कि अल्कीन का जो ट्रांस फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है अल्कीन के सिस फॉर्म में। जो ट्रांस फॉर्म में जो दो सेम एटम है वो अपोजिट साइड होता है, तो उनके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। डिस्टेंस ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, और डिस्टेंस कम है तो स्टेबिलिटी कम। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। डिस्टेंस कम है तो रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा, रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण ये कम या अनस्टेबल हो जाएगा, और यहाँ पे रिपल्सन कम होने के कारण ये स्टेबल हो जाएगा। तो यदि हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालें तो जो ए होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा बी से, है कि नहीं। ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा बी से, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सन कम होगा और इन दोनों मॉलिक्यूल में रिपल्सन ज़्यादा होगा। ये किसका हुआ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर, क्योंकि हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। यदि ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसका हीट ऑफ कंबर्शन कम, और यदि ये कम अनस्टेबल है, यदि अनस्टेबल है तो इसका हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा। समझ में आया फ्रेंड आपको। तो हीट ऑफ कंबर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। पर रूल नंबर 2 आपको कब लगाना है, जब रूल नंबर 1 फेल हो जाए। इसका क्या मतलब है कि आपके जिन मॉलिक्यूल के बीच में आपको हीट ऑफ कंबर्शन कंपेयर करना है, उन मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर का एटम कैसा है, सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तब आपको रूल नंबर 2 लगाना है। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसमें बताइए हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर बताइए। तो हीट ऑफ कंबर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जिस मॉलिक्यूल में ज़्यादा कार्बन एटम है उसका हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा। तो इस मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है, 1 2 3 के बाद ये भी तो है ना, 4 5 6, तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम है। यहाँ बताइए, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन एटम है। इसमें बताइए, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम है, और इसमें तो 6 है ही, 1 2 3 4 5 6। तो जितने भी मॉलिक्यूल है सब में कैसा है, कार्बन एटम का नंबर सेम है, सारे मॉलिक्यूल में कार्बन एटम का नंबर सेम है। तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। फिर हम रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो ये कहता है हीट ऑफ कंबर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबर्शन सबसे कम, और जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबर्शन सबसे ज़्यादा। तो इनका पहले हमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। यदि हम इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर निकल जाएगा। तो इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालने के लिए आपको एंगल स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। याद है मैंने आपको पढ़ाया था एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन से जो होगा ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ये 3 कार्बन का रिंग है, ये 4 कार्बन का रिंग है, और ये 5 कार्बन का रिंग है,
और ये 6 कार्बन का रिंग है। तो मैंने आपको बताया था कि जो 6 कार्बन का रिंग है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि 6 कार्बन के रिंग में कोई भी एंगल स्ट्रेन देखने को नहीं मिलता है। मैंने आपको बताया था ना, इसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन देखने को नहीं मिलता है। इसमें इन तीनों में सबसे कम एंगल स्ट्रेन इसमें देखने को मिलता है, इसीलिए डी के बाद आपका सी आ जाएगा, सी के बाद बी आ जाएगा और फिर आपका ए आ जाएगा। ये हुआ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। और ये कैसे आया? एंगल स्ट्रेन से आया। मैंने आपको बताया था इसमें सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होता है 109 डिग्री। देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109, और यहाँ पे कितना है? 60 के आसपास है। 109 होना चाहिए था और आपने इसको कितना दिया है? आपने इसको 60 ही दिया है, तो कितना इसमें घिंचा हुआ तनाव होगा सोचिए। 109 से आपने इसको 60 में कन्वर्ट किया। यहाँ पे 109 से आपने कितना 90 के आसपास इसका एंगल होगा। आपको दिख रहा है रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है ना, तो 90 के आसपास कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल होगा। तो 109 से 90, तो 109 से 60 और 109 से 90 किसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा? इसमें घिंचाव और तनाव ज्यादा होगा ना, एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा। तो इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। इसमें भी एंगल स्ट्रेन है पर इससे कम है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। इसमें बताइए, तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109। यदि ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, sp3 तो sp3 में कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? 109। और यहाँ पे कितना होता है? 108 होता है। तो 109 और 108 1 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है। और यहाँ पे 18 डिग्री 19 डिग्री के आसपास का एंगल स्ट्रेन होगा और यहाँ पे उससे भी ज़्यादा होगा। तो इसका जो एंगल स्ट्रेन है इससे कम है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो है इससे ज़्यादा है। और यहाँ पे तो कोई एंगल स्ट्रेन देखने को ही नहीं मिलता है। कार्बन कार्बन के बीच में कितना होना चाहिए बॉन्ड एंगल? sp3 में 109 और यहाँ पे कितना होता है? 120। तो 109 होना चाहिए और आपने इसको कितना दिया है? 120 दिया है। तो कोई स्ट्रेन होगा इसमें क्या? नहीं। 109 इसकी रिक्वायरमेंट थी और आपने इसको एंगल कितना दिया है? 120, इसलिए इसमें कोई एंगल स्ट्रेन होगा ही नहीं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसमें 1 डिग्री का एंगल स्ट्रेन होता है, इसमें 19.5 डिग्री के आसपास का एंगल स्ट्रेन होता है और इसमें तो भाई बहुत ज़्यादा होता है। कितना? 49 डिग्री के आसपास का एंगल स्ट्रेन होता है। और जिसके पास एंगल स्ट्रेन ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन देखने को नहीं मिलता है। एक इसका ऑर्डर आया, यह स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन का ऑर्डर आया। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर। हीट ऑफ कंबर्शन जो है का ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। हीट ऑफ कंबर्शन सबसे ज़्यादा ए का होगा और सबसे कम डी का होगा, क्योंकि डी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है इसलिए इसमें से बहुत कम हीट निकलेगा और इसकी जो स्टेबिलिटी है सबसे कम है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है इसलिए इसमें से ज़्यादा हीट इवॉल्व होगा या ज़्यादा हीट रिलीज होगा। समझ में? तो हीट ऑफ कंबर्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। पर ये कॉन्सेप्ट आपको कब लगाना है? जब आपका रूल नंबर 1 फेल हो जाए, जो कि कहता है हीट ऑफ कंबर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, समझ में आया? बताइए, समझ में आया फ्रेंड? चलिए, यदि आपको समझ में आ गया तो इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना? तो पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है? चलिए फ्रेंड, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। बताइए हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर बताइए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो हीट ऑफ कंबर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के। तो इसमें 1 2 3
4, इसमें 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन एटम है, दोनों में 4 कार्बन एटम है। तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। तब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है? हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो इनमें से जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन कम, और जो कम स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा। तो ये अल्कीन है और ये भी अल्कीन है। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं? पहले रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, इसके पास भी रेजोनेंस का कोई टाइप नहीं है और इसके पास भी रेजोनेंस का कोई भी टाइप नहीं है। तो रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, हाँ, पर हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे होगा। देखो ये है अल्कीन, अल्कीन जुड़ने वाला sp3 कार्बन, ये भी अल्कीन जुड़ने वाला sp3 कार्बन। इसका मतलब ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन ने एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच होगा। ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच होगा। ये रहा अल्कीन, और अल्कीन से जुड़ने वाला पहला sp3 कार्बन, और यही आपका अल्फा कार्बन। ये 2 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 2 अल्फा एच होगा। तो दोनों में कहाँ पे अल्कीन के पास ज़्यादा अल्फा एच है? यहाँ पे। तो ए वाले अल्कीन की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। ए वाले अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो बी से ज़्यादा हो जाएगी। ये किसका ऑर्डर आया? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। तो बी का हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा ए से, ठीक है। चलिए समझ में आया? यहाँ पे बताइए। तो पहले रूल नंबर 1 से जाएंगे, जो ये कहता है हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो इन दोनों में से जहाँ पे कार्बन एटम का नंबर ज़्यादा है वहाँ पे हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कितना कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे भी तो है, यहाँ पे 8 कार्बन एटम है। यहाँ पे बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 कार्बन एटम है। तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है। तो हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के। तो यहाँ पे कार्बन एटम का नंबर ज़्यादा है, इसलिए ए में हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा हो जाएगा बी से, ठीक है। ए में हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा हो जाएगा बी से। समझ में आया? बताइए। चलिए। हाँ, तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखो, हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के। तो यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम है और यहाँ पे भी 6 कार्बन एटम है। तो रूल नंबर 1 जो है आपका फेल हो चुका है। तब रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो ये कहता है हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन कम होगा, और जो अनस्टेबल होगा उसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा। तो देखो यहाँ पे डबल सिंगल डबल, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अल्कीन से जुड़े हुए पहले कार्बन, ये अल्फा कार्बन जो है इसके पास 2 अल्फा एच है, यहाँ पे भी 2 अल्फा एच है और यहाँ पे भी 2 अल्फा एच है। तो यहाँ पे तो अल्कीन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है और यहाँ पे अल्कीन में रेजोनेंस हो रहा है। और मैंने आपको बताया था जहाँ पे रेजोनेंस होता है अल्कीन में, वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि रेजोनेंस जो होता है वो ज़्यादा पावरफुल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो जो ए वाला अल्कीन है उसके लिए ज़्यादा हो जाएगी बी से। ये किसका ऑर्डर आया? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर आया, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। बी का हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगा ए से, क्योंकि हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन के। यहाँ पे बताइए। तो पहले रूल नंबर 1 से जाएंगे, जो कि कहता है
हीट ऑफ कंबशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कार्बन एटम है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 5 कार्बन एटम है। रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। रूल नंबर 1 से हम इसका हीट ऑफ कंबशन नहीं बता पाएंगे कि दोनों में 5-5 कार्बन एटम है। फिर हम रूल नंबर 2 पे जाएंगे जो कि कहता है हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो यहाँ पे जो अल्कीन है उसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल। रेजोनेंस का टाइप था कि नहीं था, बिल्कुल था, डबल सिंगल डबल। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है और यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखो ये है अल्फा, ये है अल्फा कार्बन, तो इसके पास 2 अल्फा एच होगा। तो यहाँ पे जो है 2 अल्फा एच है, मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमिना देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रेजोनेंस का कौन ज़्यादा पावरफुल है, रेजोनेंस ज़्यादा पावरफुल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, इसलिए ए वाले अल्कीन की स्टेबिलिटी जो होगा वो बी से ज़्यादा हो जाएगा। किसका ऑर्डर आया, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर आया, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। हीट ऑफ कंबशन जो है वो बी का ज़्यादा होगा ए से। ठीक है, समझ में आया, बताइए। चलिए बताइए, हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर बताइए। वीडियो पॉज कीजिए, मैं 5 पे काउंट कर देता हूँ। 5 4 3 2 1। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो पहले रूल नंबर 1 से जाएंगे जो कि कहता है हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो जिसके पास ज़्यादा कार्बन एटम है उसका हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा। तो यहाँ पे 6 कार्बन एटम है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, दोनों में 6 कार्बन एटम है। तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। अब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे जो ये कहता है हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। तो देखो यहाँ पे भी अल्कीन है और यहाँ पे भी अल्कीन है, या दोनों जगह पे रेजोनेंस हो रहा है। देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यहाँ से भी डबल सिंगल डबल। तो रेजोनेंस दोनों जगह पे हो रहा है, दोनों में से कहीं पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा है, दोनों जगह पे रेजोनेंस हो रहा है। पर रेजोनेंस से ये एरोमेटिक बन रहा है कि नहीं, 2 2 4 2 6, ये एरोमेटिक बन रहा है और ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है। ये रिंग जो है आपका एंटी एरोमेटिक बन रहा है रेजोनेंस से, ये रिंग आपका एरोमेटिक बन रहा है रेजोनेंस से, और ये एंटी एरोमेटिक। किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, एरोमेटिक की। तो स्टेबिलिटी का यदि आप ऑर्डर बताएंगे तो उसमें ए आगे आ जाएगा बी से। ये किसका ऑर्डर हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन का ऑर्डर। तो बी का जो हीट ऑफ कंबशन है वो ए से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। तो वही पहले रूल नंबर 1 लगाएंगे जो ये कहता है हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है और यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम है। तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है जो ये कहता है हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, दोनों में 4 कार्बन एटम है। अब हम रूल नंबर 2 से आएंगे जो कि कहता है हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या अल्काइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे जो आपका अल्काइन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है, इसके पास अल्फा एच है, 6 अल्फा एच है। यहाँ पे भी जो अल्कीन है ये भी आपका हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है
क्योंकि इसके पास दो अल्फा एच है और दोनों में से कहीं पे भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमिना देखने को मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमिना देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे देखो 3 3 6 6 अल्फा एच है, यहाँ पे आपका 6 अल्फा एच है। इसमें 6 अल्फा एच है और यहाँ पे 2 अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है। तो यहाँ पे 6 अल्फा एच है और यहाँ पे 2 अल्फा एच है। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या अल्काइन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन या अल्काइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा एच के। तो यहाँ पे 6 अल्फा एच है और यहाँ पे 2 अल्फा एच है। तो अल्काइन में ए वाले अल्काइन की स्टेबिलिटी बी वाले अल्काइन से ज़्यादा होगा। ये हुआ स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन का ऑर्डर। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर। हीट ऑफ कंबर्शन बी का ज़्यादा हो जाएगा ए से। समझ में आया? क्योंकि हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, समझ में आया? बताइए। चलिए बताइए। तो देखो हीट ऑफ कंबशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के। तो इसमें भी 6 कार्बन एटम है और इसमें भी 6 है। 1 2 3 4 5 6, तो दोनों में 6 कार्बन एटम है। तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है। तब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो ये कहता है हीट ऑफ कंबशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे, क्योंकि इसमें एंगल स्ट्रेन नहीं है और इसमें बहुत बड़ा एंगल स्ट्रेन है। 50 डिग्री के आसपास का यहाँ पे एंगल स्ट्रेन है और यहाँ पे तो कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं है। तो ए वाले हाइड्रोकार्बन की स्टेबिलिटी बी वाले से ज़्यादा हो जाएगी। ये किसका ऑर्डर हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन का ऑर्डर। और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर। बी का जो हीट ऑफ कंबर्शन होगा वो ए से ज़्यादा होगा। तो हीट ऑफ कंबर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन के। यहाँ पे बताइए। तो रूल नंबर 1 से जाएंगे, जो ये कहता है हीट ऑफ कंबर्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना? 5 कार्बन एटम है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी 5 कार्बन एटम है। यहाँ पे भी 5 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी 5 कार्बन एटम है। रूल नंबर 1 हमारा फेल हो गया। अब हम रूल नंबर 2 पे जाएंगे, जो ये कहता है स्टेबिलिटी में हीट ऑफ कंबर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ये अल्कीन है, ये भी अल्कीन है। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं? रेजोनेंस से। पहले तो रेजोनेंस चेक करते हैं, दोनों में से कहीं पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। तो देखो ये है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन ने एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 3 अल्फा एच होगा। ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास भी 3 अल्फा एच होगा। और ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, इसके पास भी 3 अल्फा एच होगा। तो इसमें अल्कीन के पास 9 अल्फा एच है। यहाँ पे बताइए। तो यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ये है अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन नहीं है, अल्कीन से जुड़ने वाला पहला sp3 कार्बन। तो ये है पहला sp3 कार्बन, ये तो दूसरा है। और ये इसके पास, इसने 2 बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास 2 अल्फा एच होगा। और ये अल्फा कार्बन एक बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास 3 अल्फा एच होगा। कहाँ पे अल्फा एच का नंबर ज़्यादा है? यहाँ पे। तो ए वाला जो अल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बी वाले से। ये किसका ऑर्डर हुआ? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका हीट ऑफ कंबर्शन।
हीट ऑफ कंबर्शन बी का ज़्यादा होगा ए से। हीट ऑफ कंबर्शन जो होगा आपका बी का ज़्यादा होगा ए से। ठीक है, समझ में आया? बताइए। चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, बताइए इन दोनों में से कहाँ पे हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। हाँ, तो मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए ये आपका अल्कीन है, ये भी आपका अल्कीन है, और दोनों में कार्बन एटम का नंबर सेम है। यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम है, यहाँ पे भी 4 कार्बन एटम है। तो रूल नंबर 1 जो है आपका ये फेल हो चुका है कि नहीं? रूल नंबर 1 जो है आपका फेल हो चुका है। तब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो कि कहता है हीट ऑफ कंबर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। इन दोनों में से बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है आपका स्टेबल है और कौन सा हाइड्रोकार्बन अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। तो दोनों अल्कीन है, तो दोनों की स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे? पहले तो रेजोनेंस चेक करेंगे। तो रेजोनेंस तो दोनों में से कहीं पे भी नहीं हो रहा है, रेजोनेंस की कोई कंडीशन है ही नहीं। फिर हम क्या चेक करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो दोनों जगह पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। देखो ये रहा अल्कीन से जुड़ने वाला पहला sp3 कार्बन, तो ये है अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन एक बॉन्ड बना के रखा है, मतलब इसके पास 3 अल्फा एच होगा। ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, मतलब इसके पास भी 3 अल्फा एच होगा। तो यहाँ पे अल्कीन के पास 6 अल्फा एच है। और यहाँ पे बताइए ये रहा अल्कीन, तो ये रहा पहला sp3 कार्बन, और ये भी रहा आपका पहला sp3 कार्बन। तो यहाँ पे भी ये भी अल्फा कार्बन ने एक बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास भी 3 अल्फा एच होगा। और ये भी एक बॉन्ड बना के रखा है, तो इसके पास भी 3 अल्फा एच होगा। अब अल्फा बी एच के बेसिस पे भी हम इन दोनों का स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं बता पाएंगे। अल्फा एच के बेसिस पे भी हम इन दोनों के स्टेबिलिटी का ऑर्डर नहीं बता पाएंगे, वे दोनों में अल्फा एच तो सेम है। पर याद हो ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया था, जब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो होगा इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ये अल्कीन का ट्रांस फॉर्म है, दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, और ये अल्कीन का सिस फॉर्म नहीं है, सिस फॉर्म में दोनों ग्रुप सेम साइड होना चाहिए। तो मैंने बोला था इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। इसका रीजन बताइए। इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उसमें एक ही साइड से एक ही कार्बन जो होगा वो प्लस आई लगाएगा। इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा उसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने के कारण कार्बन अनस्टेबल होगा। अब यहाँ पे जो एक कार्बन है वो इसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ाएगा। एक कार्बन जो होगा क्या करेगा, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके प्लस आई इफेक्ट से उसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो पहले से ही अनस्टेबल है, नेगेटिव चार्ज रख के कोई उसके ऊपर का नेगेटिव चार्ज और बढ़ाएगा तो क्या उसको अनस्टेबल नहीं बनाएगा? बनाएगा। पर यहाँ पे एक ही कार्बन प्लस आई लगाता है और इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में 2 कार्बन प्लस आई लगाते हैं। यहाँ पे एक ही कार्बन प्लस आई लगाता है और इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में 2 कार्बन प्लस आई लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा कार्बन के ऊपर इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में ज़्यादा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बनता है और इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में कार्बन के ऊपर कम नेगेटिव चार्ज बनता है। इसलिए इसकी स्टेबिलिटी जो होगी इससे
ज़्यादा होती है। इसकी स्टेबिलिटी अल्कीन के ट्रांस फॉर्म से भी ज़्यादा होती है और अल्कीन के सिस फॉर्म से भी ज़्यादा होती है। अब मैंने आपको बताया भी था, आप याद कर लेना, जब अल्कीन के एक कार्बन से 2 CH3 जुड़ा हो और दूसरे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होती है। फिर इसके बाद ट्रांस आता है और फिर ट्रांस के बाद सिस आता है। मैंने आपको बोला था कि ये वाला ऑर्डर आप याद भी कर सकते हैं कि इसका सबसे ज़्यादा होता है, फिर अल्कीन के ट्रांस फॉर्म का और फिर सिस फॉर्म का। तो ये हुआ कि इसका स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, सॉरी हीट ऑफ कंबर्शन। हीट ऑफ कंबर्शन का जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, यहाँ पे बताइए, तो हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। दोनों में कार्बन एटम का नंबर सेम है, यहाँ पे भी 10 कार्बन एटम है और यहाँ पे भी 10 कार्बन एटम है। तो रूल नंबर 1 फेल हो चुका है, तब हम रूल नंबर 2 से जाएंगे, जो ये कहता है हीट ऑफ कंबर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो देखो ये भी आपका अल्कीन है और ये भी आपका अल्कीन है, तो अल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं? रेजोनेंस से। तो नहीं यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ना यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। फिर हम किसे चेक करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ पे देखो, ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन और ये आपका अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन ने 2 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 2 अल्फा एच है। ये अल्फा कार्बन 3 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 1 अल्फा एच है। और ये 2 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 2 अल्फा एच है। तो इसके पास कितना अल्फा एच है? 5 अल्फा एच है। यहाँ पे बताइए, तो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन 3 बॉन्ड बना के रखा है, इसका मतलब इसके पास 1 अल्फा एच है। और ये 2 बॉन्ड बना के रखा है, मतलब इसके पास 2 अल्फा एच है। तो यहाँ पे 5 अल्फा एच है अल्कीन के पास और यहाँ पे 3 अल्फा एच है। और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा एच के। तो यहाँ पे अल्फा एच ज़्यादा है, तो ए वाले अल्कीन की स्टेबिलिटी जो है वो बी वाले अल्कीन से ज़्यादा हो जाएगी। समझना? ए वाले अल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो बी वाले अल्कीन से ज़्यादा हो जाएगी। एक इसका ऑर्डर आया स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर आया, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा हीट ऑफ कंबर्शन का ऑर्डर। हीट ऑफ कंबर्शन जो है वो बी का ज़्यादा हो जाएगा ए से, क्योंकि हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बताइए, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन की। ठीक है, चलिए समझ में आया। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको हीट ऑफ कंबर्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल सकते हैं। हीट ऑफ कंबर्शन में वैल्यू वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन भी मिलते हैं वैल्यू वाले में, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। पर ऐसे क्वेश्चन जो है हम थर्मोडायनेमिक्स में करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अलग अलग मॉलिक्यूल के हीट ऑफ कंबर्शन जो है कंपेयर करा सकता है। तो कंपैरिजन के लिए आपको याद रखना है कि हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम के। जहाँ जिस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम का नंबर ज़्यादा है, जिस मॉलिक्यूल में कार्बन एटम का नंबर ज़्यादा है उसका हीट ऑफ कंबर्शन कैसा होगा? ज़्यादा होगा, उसका हीट ऑफ कंबर्शन ज़्यादा होगा। पर जब आपका रूल नंबर 1 फेल हो जाए, जितने भी मॉलिक्यूल है सारे मॉलिक्यूल में कार्बन एटम का नंबर सेम हो जाए, तब आपको रूल नंबर 2 लगाना है, जो कि कहता है हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन के। अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन का हीट ऑफ कंबर्शन जो होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि अनस्टेबल चीज़ों की एनर्जी भी ज़्यादा होती है। और स्टेबल हाइड्रोकार्बन का हीट ऑफ कंबर्शन क्या होता है? कम होता है, क्योंकि स्टेबल चीज़ों की एनर्जी भी कम होती है।